आज हम फसल उत्पादन क्रॉप प्रोडक्शंस का इरिगेशन चैप्टर्स स्टार्ट करने वाले हैं। इरिगेशंस क्या होती है, इरिगेशंस किसे कहते हैं, इरिगेशंस के बारे में हम सारी चीज़ें आज देखना चाहते हैं। इरिगेशंस का मतलब सिंचाई, खेतों के अंदर की जाने वाली आर्टिफिशियल रूप से मानव के द्वारा दी जाने वाली जो प्रक्रिया है उसको अपन क्या कहते हैं, इरिगेशंस कहते हैं। उसी पर हम लोग आज उसी टॉपिक पर कितने टाइप्स के हैं सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर परफेक्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से उपस्थित यूट्यूब्स के माध्यम से आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। चलिए मैं आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ जो कोर्सेज हैं ICAR ऑल इंडिया के लिए तैयारी करवाई जाती है, MPPAT के लिए तैयारी करवाई जाती है, BHU बनास हिंदू यूनिवर्सिटी से तैयारी करवाई जाती है, 11+ PAT में एडमिशन लिए जाते हैं, 12+ PAT में हम लोग प्रिपरेशंस करवा देते हैं ICARs की और PAT CPAT की। साथ ही BSc AG की और MSc AG की हम लोग काउंसलिंग भी प्रोवाइड्स करते हैं। चलिए अब अपन चैप्टर नंबर 3 हमारा इरिगेशन स्टार्ट करते हैं। इरिगेशंस चैप्टर पहला हमारा चैप्टर हो चुका है, दूसरा हमारा हो चुका है, ये तीसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। इरिगेशंस तीसरा चैप्टर है जिसको अपन पहले नंबर पर चल रहे हैं। इरिगेशंस, इरिगेशंस क्या होता है? इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर इन फील्ड्स। जो रेन के अलावा आर्टिफिशियल रूप से किसी क्रॉप को यदि पानी की रिक्वायर्ड है उसके लिए हम लोग खेतों के अंदर जो पानी देते हैं पाइप्स के द्वारा, स्प्रिंकलर के द्वारा, ड्रिप के द्वारा, ये सारे के सारे जो सिस्टम अप्लाई किए जाते हैं जो प्लांट की रिक्वायर्ड के लिए हम फील्ड को या फील्ड की प्रिपरेशंस के लिए हम लोग जो वाटर अप्लाई करते हैं वह वाटर क्या कहलाता है? इरिगेशंस कहलाता है। क्या कहलाता है? वही देना इरिगेशंस कहलाता है। ये प्रोसीजर है, आर्टिफिशियल रूप से हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। रेनी सीजन का जो वाटर जो रेनफॉल के द्वारा गिरता है वो इरिगेशंस में अप्लाई नहीं करते हैं। चलिए इरिगेशंस के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं उसके बारे में करते हैं। क्योंकि इरिगेशंस करना किस लिए जरूरी होती है? क्योंकि कोई भी प्लांट का वॉल्यूम मतलब उसकी बॉडी स्ट्रक्चर जो बनती है वो 80 to 90% किससे बन जाती है? वाटर से ही बनती है। वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर उसके अंदर इतना होता ही होता है। तो इसमें दिया वाटर हैज 80 to 90% कंट्रीब्यूशंस ऑफ वेरियस प्लांट्स पार्ट्स, मतलब अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, उन अलग अलग पार्ट्स पर जो डिपेंड कर रहा है वो वेरियस जितने भी प्लांट है 80 to 90% वाटर से तैयार होते हैं। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंस होता है प्लांट्स टेक न्यूट्रिएंट लिक्विड। प्लांट जितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को एक्सेप्ट करता है वो लिक्विड ही फॉर्म में लेता है, डिसॉल्व होते हैं, आयनिक फॉर्म में लेता है, पानी के साथ घुलने के बाद ही वो आयनिक फॉर्म में आते हैं। थर्ड नंबर पर है प्रोटोप्लाज्म कंटेन। चूंकि प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ये सेल्स के अंदर होते हैं, कोशिका के अंदर एक प्रकार का है ना कोलाइड सॉल्यूशंस होता है। उस सॉल्यूशंस के अंदर ज्यादातर क्या होता है? वाटर्स होता है, 90% तक वाटर होता है। सेल डिवीजन में जब ग्रोथ करती है तो एक सेल से 2 सेल बनती है, तो उसमें भी वाटर्स क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। चलिए वाटर रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स। वाटर टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन भी करता है। इसी के साथ कई सारी प्रोग्रामिंग में पार्टिसिपेट करता है, जैसे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, इन सब में भी वाटर कंट्रीब्यूट करता है, अपनी भागीदारी रखता है। इसलिए इरिगेशंस प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राई मैटर बनाने के लिए, शुष्क पदार्थ बनाने के लिए भी प्लांट्स में रिक्वायर्ड पड़ती है। ये इंपॉर्टेंस अपने इसके हैं। सोर्स ऑफ इरिगेशन ऑफ वाटर। अब चूंकि अपन लोग खेतों के अंदर पानी दे रहे हैं तो वो पानी आ कहाँ से रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं? सोर्स कहते हैं। तो सोर्स हमेशा ध्यान रखना, वो पानी जहां से आ रहा है तो उसके वाटर के 2 प्रकार के सोर्स हो सकते हैं। हालांकि सबसे बड़ा सोर्स तो रेन होता है। रेन का मतलब होता है वर्षा। वर्षा जब हो रही है तो स्वाभाविक है बाकी जमीन पर पानी आएगा, तो वो सोर्स कहाँ से आ रहा है? सबसे बड़ा सोर्स तो रेन है। परंतु हमने सरफेस इरिगेशंस पर करते हैं और अंडरग्राउंड इरिगेशंस करते हैं, इसलिए हम लोगों ने 2 प्रकार के सोर्स को डिवाइड करना, क्लासिफाइड करा है। एक सरफेस सोर्स और दूसरा अंडरग्राउंड सोर्स। सरफेस सोर्स का मतलब होता है जो अपर लेयर, मतलब भूमि की ऊपरी सतह पर जो सोर्स है, जैसे रिवर से, पोंड से है, नदी है, तालाब है, ये कहाँ होते हैं? ऊपर सतह पर होते हैं।
ठीक है, डैम है, ये कहाँ होता है? सरफेस पर होते हैं, इसलिए हम इन्हें सरफेस क्या कहते हैं? सोर्स कहते हैं। अंडरग्राउंड सोर्स, अंडरग्राउंड का मतलब होता है जिसे हम जमीन में से खोद कर निकालते हैं वैसा पानी, जैसे वेल है, कुआं है, ट्यूबवेल है ना, हैंडपंप से, इन लोगों से हम भूमि के अंदर से पानी को निकालते हैं। तो ये दो प्रकार के हमारे सोर्स होते हैं, अंडरग्राउंड और सरफेस। हालांकि पार्टिसिपेट यदि इरिगेशन में सबसे ज्यादा है तो सरफेस सोर्स की सबसे ज्यादा सोर्स माना जाता है। चलिए, रिवर्स इज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। जितनी भी भारत के अंदर रिवर्स है इंडिया के अंदर, उनसे सबसे ज्यादा क्या किया जाता है? इरिगेशन किया जाता है। छोटी छोटी नहरें, कैनाल्स निकाल कर लोगों तक पानी सप्लाई किया जाता है, वहां से फील्ड तक सप्लाई किया जाता है लोगों के द्वारा। तो ये जो प्रक्रिया है सबसे ज्यादा नदियों के द्वारा की जाती है, इसलिए लार्जेस्ट क्या होता है? सोर्स कौन सा होता है? नदी है। नदियों में पानी किसके द्वारा आता है? वर्षा के द्वारा, आप सब जानते ही है जैसा। फिर आता है गंगा रिवर्स प्ले मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर। सब हमारे यहाँ जो है गंगा रिवर के द्वारा इरिगेशन क्षेत्र ज्यादा किया जाता है। चलिए, हमने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा आता है मेथड्स ऑफ इरिगेशंस। इरिगेशंस की कौन कौन सी मेथड्स हम लोग अप्लाई करते हैं, कौन कौन सी विधियां जो है फील्ड पर पानी के लिए अप्लाई की जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ 4 टाइप्स की इरिगेशंस की मेथड्स हैं, वो 4 टाइप की जो हैं, 4 टाइप की जो इरिगेशंस की मेथड है। पहला उसमें सरफेस इरिगेशन, फर्स्ट नंबर पर आपको दिया होगा सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशंस, एरियल इरिगेशंस और माइक्रो इरिगेशंस। सरफेस का मतलब होता है ऊपर की सतह पर, सब सरफेस, थोड़ा सा जमीन के अंदर से निकलकर पानी का आना। एरियल इरिगेशंस हवा के द्वारा ऊपर से गिराकर एरियल टाइप्स किया जाता है, और माइक्रो इरिगेशंस जो बहुत बूंद बूंद के रूप में हम इरिगेशंस करते हैं। इन चारों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि इंडिया में अभी लार्जर स्केल पर सरफेस इरिगेशंस को ही दिया जाता है। सबसे पहले अपन कहेंगे सरफेस इरिगेशन। इन दिस मेथड इरिगेशन व्हाट इज अप्लाइड ऑन द, है ना, अपर सरफेस ऑफ सॉइल, अपर सरफेस पर किया जाता है, और इस विधि के द्वारा मोस्ट पॉपुलर मेथड भी है, और लगभग इंडिया का 90 से 95% इरिगेशन इसी मेथड्स के द्वारा किया जाता है। इसमें सरफेस पर पूरी तरह से पानी को छोड़ा जाता है। सरफेस में स्ट्रिप बनाई जाती है, बॉर्डर बनाई जाती है, अलग अलग पैटर्न से अलग अलग लोग इसको क्या करते हैं? इरिगेट कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना हमारा इरिगेट होता है? 90 से 95% पार्ट इसके द्वारा इरिगेट किया जाता है, सरफेस इरिगेशन। ये अपना एक फ्लो है, डायग्राम दिखाई दे रहा होगा आपको, जैसे सरफेस के ऊपर पानी को छोड़कर इरिगेट करना। चलिए, टाइप ऑफ सरफेस इरिगेशन कई सारे टाइप्स हैं। पहला है फ्लडिंग मेथड्स, दूसरे नंबर पर है बॉर्डर स्ट्रिप्स, तीसरे नंबर पर है चैक बेसिन, फोर्थ नंबर पर है फेरोज मेथड्स। मतलब ये सरफेस इरिगेशंस के भी क्या है? टाइप्स हैं, उसके प्रकार से किस तरह से उसको हम लोग तैयार करेंगे। रिंग मेथड्स है, ये पांचों टाइप किसके हैं? सरफेस इरिगेशंस के। सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्लोडिंग मेथड्स की। फ्लोडिंग मेथड्स में क्या होता है? फ्लोडिंग मेथड्स में एक साथ बाढ़ आती है कि नहीं, वैसा का वैसा खेतों के अंदर क्या कर दिया था? पानी छोड़ दिया था। नालों, बड़े बड़े कैनाल्स का पूरा नहीं एक साथ फील्ड पर पानी छोड़ देते हैं, जिससे पूरे खेत में पानी एक साथ फैल जाता है। पर ये पानी सिमिलर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जहां स्लोप ज्यादा है वहां पानी ज्यादा भर जाएगा, जहां स्लोप कम है वहां पानी नहीं पहुंच पाएगा। कोई से जो थोड़ा सा उठा हुआ एरिया है वहां पर पानी नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह से सिमिलर फॉर्म में पानी इसमें नहीं पहुंचता। पर एक बात ध्यान रखना, इसमें पानी का लॉस भी सबसे ज्यादा होता है, लो इफिशियंसी होती है, पानी की दक्षता उपयोग करने की बहुत कम होती है। सबसे ज्यादा नुकसान पानी का इसी में किया जाता है। कभी कभी अपन इसको पेडीज कल्टीवेशंस के लिए हम लोग बहुत ज्यादा उपयोग में लाते हैं, पेड़ी के लिए, कभी कभी नहीं, पेड़ी के लिए, क्योंकि उसमें पानी की जरूरत पड़ती, पूरे फील्ड में पानी भरना पड़ता है, इसलिए इस मेथड की वहां पर जरूरत होती है। ठीक है, इट इज नॉन साइंटिफिक मेथड बिकॉज डज नॉट इरिगेट एंड बोल एरियाज इक्वलिटी। मैंने कहा कि पूरे एरिया को ये इक्वलिटी रूप से इरिगेट नहीं करता, है ना। और पेड़ी में इसे हम यूज करते हैं, पूरे फील्ड में क्या कर दिया जाता है? एक साथ पानी भर दिया जाता है। क्लियर है? आगे अपना चल रहा है बॉर्डर स्ट्रिप। बॉर्डर स्ट्रिप्स के अंदर हमने कहा, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में हमने कहा, इन दिस मेथड द फील्ड डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रिप्स के रूप में क्या कर देते हैं? फील्ड्स को क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, छोटी छोटी क्या बना लेते हैं? पट्टियां बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं?
पट्टियाँ इनको बना ली जाती है, पतली पतली लंबी पट्टियाँ बनाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिप मेथड्स कहते हैं। स्ट्रिप मेथड्स को जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि स्ट्रिप मेथड्स हमारे लिए पट्टियाँ बनाई जाती है, क्यारियास बनाई जाती है लंबी लंबी, ठीक है। उन लंबी लंबी क्यारियों में बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में हमने कहा स्ट्रिप के फॉर्म में क्यारी पट्टियां बना ली जाती है। वो पट्टियां अलग अलग सॉइल्स के लिए अलग अलग टाइप्स की बनाती है, पर मेनली हम इसको क्या करते हैं, ब्रीड है, गेहूं है, बार्ले है, ग्राम है, मस्टर्ड है, सरसों है ना, इन लोगों में हम लोग क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखना है कि सॉइल हमारी ज्यादातर दो टाइप्स की होती है। देखिए आपको दिखाई दे रही होगी, ये स्ट्रिप होती है, क्या होती है, ये स्ट्रिप है। इन स्ट्रिप्स की लंबाई जो लेंथ रखी जाती है और विड्थ इनकी चौड़ाई जो रखी जाती है वो अलग अलग किस में रखी जाती है, फॉर्म में रखी जाती है। वो सॉइल की कंडीशंस पर निर्भर करती है, मृदा की कंडीशंस पर। मृदा की कंडीशंस यदि अपन कहें कि हमारे यहाँ सैंडी सॉइल है, सैंडी लोमी बलुई दोमट मृदा है, तो बलुई दोमट के लिए 60 to 90 मीटर की इसकी लेंथ रखी जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी रखी जाएगी, 60 से 90 मीटर तक की। और यदि आपकी हेवी सॉइल है, क्ले सॉइल है, चिकनी मिट्टी है, तब इसकी लंबाई हम लोग क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। 150 से 200 मीटर तक इसकी लेंथ हम यहाँ से यहाँ तक रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे अपन बॉर्डर स्ट्रिप समझ में आया होगा। 3 बातें हमें विशेष ध्यान रखना है, इनकी लंबाई विशेष चिकनी मिट्टी के लिए कितनी रखते हैं, क्ले मृदा के लिए कि क्ले सॉइल्स के लिए कितनी रखते हैं, 150 से 200 मीटर्स। और हल्की सॉइल्स के लिए जो सैंडी सॉइल है उसके लिए हम लोग इसकी लेंथ रखते हैं 60 to 90 मीटर्स, इतनी लेंथ हम रखते हैं। चौड़ाई तो आप सब जानते ही हैं, एक्चुअल में यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या कहते हैं, चौड़ाई। एक स्ट्रिप, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर की स्ट्रिप्स जो डिस्टेंस होती है वो 3 से 6 मीटर रखते हैं। कितने रखते हैं, 3 से 6 मीटर तक रखते हैं। चलिए कौन कौन सी फसल में करते हैं, मेनली वीट में करते हैं, बार्ले में करते हैं, ग्राम में करते हैं, मस्टर्ड में करते हैं। चलिए ये मेन एग्जांपल्स हैं आपके। चलिए अगला है चेक बेसिन मेथड्स। इसको हम चेक्स के फॉर्म में, चेक समझते हैं, स्क्वायर शेप में छोटे छोटे अपन चेक्स बना लेते हैं, उनमें स्मॉल रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना लेते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल्स के सीड्स को अपन डेवलप करते हैं। वेजिटेबल के लिए इस प्रकार की इरिगेशन किया जाता है, ठीक है। और कैनाल से क्या कर दिया जाता है, इसको अटैच कर दिया जाता है। यह वेजिटेबल फार्मिंग के लिए प्रयोग की जाती है। फिर आता है फेरोज मेथड। फेरोज मेथड हम लोगों के फेरोज बनाए जाते हैं, कूड़ बनाए जाते हैं। कूड़ किस तरह के होते हैं, फेरोज किस तरह के होते हैं, आप सब ध्यान दें। चद्दर में जैसे कैनाल्स होती है ना, नालियां होती है, एक ऊपर दूसरा नीचे, एक नीचे एक ऊपर। उन नालियों के अंदर क्या बहता है, पानी बहता है। आपने देखा होगा जब रेन का पानी गिरता है तो नालियों में जाता है। उसी पैटर्न पर हम लोग थोड़ी बड़ी साइज में फील्ड के अंदर वही अप डाउन वाला जो शेप बना लेते हैं, उसी शेप को अपन क्या बोलते हैं, फेरोज कहते हैं, है ना। फेरोज रो के रूप में हम लोग लाइन फॉर्म में क्या कर देते हैं, रो बना लेते हैं। और मेनली रूट या ट्यूबर क्रॉप्स के लिए इसको तैयार करते हैं, जैसे पोटैटोज के लिए हम लोग तैयार करते हैं। फेरोज दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये फेरो है ना, पोटैटो के अंदर नालियां बनाई, क्या बनाई है, अप डाउन, यहाँ पर अप है, डाउन है। इस तरह पूरे फील्ड्स को हम लोग बना लेते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, फेरो मेथड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरो मेथड। फेरो मेथड्स में भी हम स्लोप का ध्यान रखते हैं। यदि 0.3% तक स्लोप है तो हम लोग इसकी लेंथ 20 से 40 मीटर तक, 20 से 40 मीटर डिस्टेंस लेंथ रखते हैं। किसके लिए, सैंडी सॉइल्स के लिए। और यदि क्ले सॉइल्स है तो इनकी लेंथ हम क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, तब इसकी लेंथ 200 से 300 मीटर तक रख सकते हैं। मेनली पोटैटो में इरिगेशन किया जाता है, बनाना में भी इसी से किया जाता है, शुगर केन में भी इसी से इरिगेशन किया जाता है। मेन क्रॉपों में इस प्रकार इरिगेशन करते हैं। रिंग मेथड्स, रिंग मेथड्स में प्लांट के चारों ओर क्या कर दी जाती है, रिंग बना ली जाती है, छल्ला बना लिया जाता है ना। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिंग मेथड्स कहते हैं। रिंग मेथड मेनली हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए यूज की जाती है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का मतलब समझते हैं आप लोग, उद्यानिकी फसलें, इनके अंदर
बाग्स आते हैं, ऑर्चर्ड वाले जो क्रॉप्स आती है वो, जैसे मौसम्बी का बाग है, संतरे का बाग है, ऑरेंज है या नींबू वर्गीय सिट्रस फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उन लोगों के लिए इस तरह का है गुआवा है ना। इन लोगों के लिए जो की जाती है, मैंगोज के लिए जो इरिगेशंस के लिए जो बनाए जाते हैं वह क्या कहलाती है। इसमें डायरेक्टली पूरी फील्ड पर इरिगेट नहीं करना पड़ता है, कैनाल्स के द्वारा रिंग को अटैच कर दिया जाता है, वो रिंग में ही पानी घूमता है, रूट जोन तक पहुंचता है, फिर अगले प्लांट्स के, फिर उसी कैनाल से अगले प्लांट तक के पास जाता है, वहां पर रिंग होती है, जैसे मैं स्ट्रक्चर दिखाई रहा हूँ, है कि नहीं। इरिगेशन हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए किया जाता है, फ्रूट्स क्रॉप के लिए, मैंगो, कोकोनट, पपायास, सिट्रस फैमिली के लोगों के लिए। अब जहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम, ये मेन क्या है, अपनी कैनाल है, छोटी सी नाली है, इस नालियों से यहाँ पर क्या गया, ये रिंग बना दी, मतलब इस प्लांट तक गया, इस प्लांट तक गया, फिर आगे जाकर उसी कंडीशन में एक नया प्लांट होगा, इधर एक नया प्लांट होगा, उन्हीं के ऊपर हम लोग इस प्रकार से काम करते हैं। ये रिंग मेथड्स होती है। कौन सी होती है? रिंग मेथड्स। चलिए आइए सबसरफेस इरिगेशंस। सबसरफेस इरिगेशंस हम लोग इंडिया के अंदर बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं। ये महंगा महंगा सिंचाई का आधार है। इसको महंगा क्यों? क्योंकि इसके अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं, जमीन से थोड़े से क्या होते हैं, राइजर्स निकल कर आते हैं, इरिगेशंस करते हैं। जैसे काफी महंगे जो होते हैं हॉकी के मैदान हैं या खेल के मैदान हैं, जहाँ प्लेग्राउंड से, उनमें इस प्रकार के इरिगेशंस किया जाता है। हमारे इंडिया में इसको बहुत कम किया जाता है, सब सरफेस इरिगेशंस। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। चलिए आगे अपन चलते हैं। ये जमीन के अंदर से निकलकर बाहर आ रहा है। एरियल इरिगेशंस। एरियल इरिगेशंस का मतलब होता है एरियल इरिगेशंस। एरियल का मतलब होता है हवा में रहने वाला। हवा के ऊपर से, जैसे रेन होती है ना, वर्षा होती है, उस तरह से नीचे से शावर्स, पानी आता है, शावर्स जैसे गिरते हैं, उस तरह से अपन क्या करते हैं, खेतों के अंदर या फील्ड्स के अंदर क्या करते हैं, पानी देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एरियल इरिगेशंस। वाटर अप्लाइड विद द प्रेजेंट सरफेस, है ना, मतलब एयर से ऊपर स्प्रे करके या रेनफॉल की तरह पानी को क्या कर दिया जाता है, लाया जाता है, उसे हम एरियल इरिगेशंस। एरियल इरिगेशंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल यदि अपन बात करें तो स्प्रिंकलर इरिगेशन आता है। स्प्रिंकलर इरिगेशंस को हवा के अंदर से हम लोग स्प्रिंकलर में राइजर्स लगाते हैं। एक पाइप्स के अंदर छोटे छोटे क्या लगा दिए थे, राइजर्स, उन राइजर्स के माध्यम से पानी क्या हो जाता है, फैलता है, उसे हम स्प्रिंकलर मेथड्स कहते हैं। यह मेथड्स बाकी मेथड्स की तुलना में अच्छी मानी जाती है, हालांकि महंगी जरूर है पर अच्छी, क्योंकि इसमें कम पानी में भी अधिक भूमि को क्या करा जा सकता है, सींचा जा सकता है। इसमें पानी का लॉस भी कम ही होता है। ठीक है, इन दिस मेथड वाटर इज अप्लाइड विद प्रेशर। प्रेशर के साथ हम लोग क्या करते हैं, फील्ड में वाटर को अप्लाई करते हैं, जिससे वो ऐसा महसूस करता है कि नेचुरल ही रेनफॉल हो रही हो, वर्षा हो रही हो। ठीक है, उसी तरह की इस प्रकार की इरिगेशंस होती है। इसमें कई सारे चीजें होते हैं, जैसे यहाँ एक डिलीवरी पाइप्स होता है, पंप होता है, वेल से पंप से अटैच होते हैं। यह डिलीवरी पाइप जो आ रहा है, इसके ये डिलीवरी पाइप है। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई देते हैं राइजर्स दिखाई देते हैं, ये राइजर्स ऊपर तक जाते हैं। ठीक है, ये राइजर्स की लेंथ जो होती है वह अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग होती है, इस बात को भी ध्यान रखना है। छोटी क्रॉप के लिए राइजर्स की लेंथ छोटी हो जाएगी, बड़ी क्रॉप्स के लिए जो हाइट में थोड़ी सी ऊंचाई तक जाती है उसके लिए राइजर्स की लेंथ अलग अलग हो जाएगी। फिर यहाँ पर एक शावर जो प्रेशर बनाता है, स्प्रिंकलर जिसको अपन कहते हैं, नोजल कहते हैं, क्या कहते हैं, नोजल्स। ये स्प्रिंकलर या नोजल्स कहते हैं। ये क्या करता है, घूमता है प्रेशर बनने पर और पूरा का पूरा एक सर्कल बनाकर यह थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह से पूरा को पूरा एक सर्कल बनाकर यह काम करता है। इस तरह से ये पूरी एक कंट्रोल डिवाइजर है जो कंट्रोल हो सकती है, और इसी के साथ हम ड्रिप इरिगेशंस के साथ और भी चीजें भी स्प्रिंकलर इरिगेशन के साथ और भी चीजें हम लोग दे सकते हैं। ये इस प्रकार के डिवाइजर एक मेन पाइपलाइंस हो सकते हैं, कुछ राइजर्स, इन पाइप को जो खड़े हुए पाइप हैं इनको हम राइजर्स कहते हैं। इन राइजर्स के ऊपर की ओर क्या होता है, नोजल रहते हैं। नोजल्स की जो होती है वो अलग अलग होते हैं, ये एक दूसरे से 90, और राइजर्स की ऊंचाई अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग होती है। जैसे मूंगफली के अंदर 1.5 से 2 फीट तक की ऊंचाई तक के रखते हैं, गेहूं में 3 से
4 फीट तक की हाइट के राइजर्स रखे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस पॉइंट स्प्रिंकलर सिस्टम। क्या क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट है स्प्रिंकलर के? पहले इट इज ए वेरी यूजफुल एंड सैंडी सॉइल एंड हाईली, है ना, जो सैंडी सॉइल से या अनवांटेड है या अपन कहेंगे जो वेरी लो स्लाइन सॉइल है, लवणी भूमि है, क्षारीय भूमि है, उन सब के लिए यह बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। द इरिगेशन एफिशिएंसी द मेथड 50 to 75% और 80 to 90%, मतलब इसकी इरिगेशन क्षमता अच्छी होती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता, उपयोग करने की क्षमता, ठीक है। अबाउट 40% इन इरिगेशन एरिया विद सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज ए, मतलब अपन इससे लगभग 40% एरिया क्या कर सकते हैं, उतने ही पानी से ज्यादा सींच सकते हैं जितना हम सरफेस इरिगेशन से सींचते थे, ठीक है। अब बाकी नोजल और राइजर्स की बात तो अपन कर ही चुके हैं। अब आता है आपका माइक्रो इरिगेशंस। माइक्रो इरिगेशंस की बात चल रही थी। माइक्रो इरिगेशंस के अंतर्गत हम लोग जब देखते हैं, ठीक है, तो माइक्रो के अंदर स्मॉल क्वांटिटी को प्लांट्स को क्या करना, अवेलेबल वाटर करवाना। स्मॉल क्वांटिटी का मतलब होता है ड्रॉप ड्रॉप, बूंद बूंद के रूप में पानी को हमें अवेलेबल करवाना। इसके लिए बड़े बड़े क्या कर दिए जाते हैं, फॉर्म पर छोटे छोटे पतले पतले पाइप्स को क्या कराया जाता है, बिछाया जाता है, उनमें ड्रॉपर बनाए जाते हैं, उन ड्रॉप के द्वारा पानी को दिया जाता है। तो उसी वही माइक्रो इरिगेशंस कहते हैं। माइक्रो इरिगेशन डिफाइंड एज ए, है ना, क्या एप्लीकेशन ऑफ वाटर, है ना, क्वांटिटी ऑफ वाटर, है ना, जो भी वाटर से होता है डायरेक्टली अबव, मतलब सीधे सीधे प्लांट्स को हम लोग डायरेक्टली वाटर्स को अप्लाई करते हैं, पूरी फील्ड पर नहीं करते। उसमें सबसे पहले आया ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन से हर साल बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन की कुछ बेनिफिट्स मैं बता देता हूँ। ड्रिप इरिगेशन क्या हो जाता है, ड्रॉप ड्रॉप के रूप में इरिगेशन करना, पूरी फील्ड पर न करते हुए पर्टिकुलर जो प्लांट है उस प्लांट के पास ही जाकर, उसके रूट जोन के पास ही जाकर हम लोग ड्रॉप ड्रॉप के रूप में पानी को क्या कर देते हैं, छोड़ते जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन। इसके लिए ड्रिप इरिगेशन के लिए पतले पतले पाइप की जरूरत पड़ती है। ड्रिप इरिगेशन डेवलप इजराइल्स में हुआ था, क्योंकि इजराइल्स के अंदर पानी की क्या थी, कमियां थी, इसलिए पानी की कमी को उसने सप्लाई करने के लिए यह मेथड्स तैयार की है ड्रिप इरिगेशन में। और उनका नाम जिन्होंने साइंटिस्ट किया था सिमरज ब्लस है। 1940 में यह इजराइल्स में डेवलप की गई थी, जिसके द्वारा इस इरिगेशन में पूरे के पूरे एरिया का जितना आप सरफेस इरिगेशन में उससे 2 से 2.5 टाइम्स ज़्यादा सेक्टर इरिगेट्स कर सकते हैं। और इसकी वाटर एफिशिएंसी भी हाईएस्ट है, इतनी ज़्यादा उपयोग क्षमता, जल उपयोग क्षमता, इफिशियंसी ऑफ वाटर इरिगेशन की जो है वो सबसे हाई है, सबसे ज़्यादा है। हर प्रकार की क्रॉप में इसे यूज किया जा सकता है ड्रिप इरिगेशन स्लो के फॉर्म में। साथ ही साथ इसका एक बेनिफिट है, इसी के साथ हम न्यूट्रिएंट्स को भी क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। जो न्यूट्रिएंट हमें देने हैं, जो एलिमेंट्स हमें देने हैं, जैसे एनपीके, डीएपी और ये सब पानी के साथ घोल कर ही इसी के साथ हम प्लांट्स तक सप्लाई कर सकते हैं। कुछ इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड्स भी हम लोग इनके साथ अप्लाई कर सकते हैं। यह है ड्रिप इरिगेशन, बेस्ट मेथड है, बहुत अच्छी मानी जाती है। रूट जोन पर सीधे प्लांट्स को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। यह कहाँ से हुई डेवलप, इरिगेशन से। अब यहाँ पर ध्यान देना, पूरा का पूरा ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम यह है। एक ये पंप है, प्रेशर पंप है, प्रेशर पंप से ये है, ये आया है, प्रेशर पंप है ना। यहाँ पर अपन ने जो भी अपने को मिक्स करना है वो अपन लोग क्या कर सकते हैं, इसको फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से पानी आता है, पानी अब ये यहाँ पर मेन पाइपलाइन आई है, मेन पाइपलाइन से छोटी छोटी पतली पतली पाइपलाइंस आई है, जो छोटे छोटे पाइप्स आए हैं। ये पाइप्स में ये एक प्लांट है तो इसके पास एक ड्रॉप है, ये एक प्लांट है तो ये इसके पास ड्रॉप है, ये प्लांट है तो इसमें, ये छोटे से पाइप पर एक इधर के साइड में है, ये देखो छोटे छोटे क्या कर दिए जाते हैं, ड्रॉप्स बना दिए जाते हैं। इन ड्रॉप्स में से ड्रॉप के फॉर्म में ही पानी क्या होता है, गिरता रहता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है ड्रिप इरिगेशन है। इसी के साथ हम इसी के क्या कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, फर्टिलाइजर जो भी है इसी के अंदर हम मिक्स करके दे सकते हैं। समझ में आ रहा है। ड्रिप इरिगेशन
बहुत अच्छी मेथड मानी जाती है। इजराइल में डेवलप की गई मेथड्स है, 1940 में की गई है, 1940 में की गई है। एडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन, क्या क्या एडवांटेज हैं? द इरिगेशन एफिशिएंसी ऑफ दिस मेथड 70 to 90 और 90 to 95%, कभी कभी 90 से 95, पर सबसे ज्यादा वाटर यूज इफिशियंसी यदि किसी की है तो वह ड्रिप इरिगेशन की है। द इरिगेशन एफिशिएंसी ऑफ द मेथड, अपन ने कहा इसके द्वारा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पानी का सबसे लॉस कम होता है, इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है ना। ड्राई लैंड एरिया में इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इरिगेशंस को अप्लाई करके 2 मैंने कहा 2 से 2.5 टाइम्स क्या कर सकते हैं, ज़्यादा एरिया को हम इरिगेट कर सकते हैं ड्राई लैंड एरिया में। ठीक है। यू कैन ऑल्सो स्लाइन वाटर, है ना, स्लाइन वाटर यदि अपने पास है तो इसी मेथड्स का हम एप्लीकेशंस कर सकते हैं। फर्टिगेशन, न्यूट्रिएंट को वाटर के साथ मिलाकर देने का जो है, पानी के साथ मिलाकर न्यूट्रिएंट देने की जो प्रोसेस है इसको फर्टिगेशंस कहते हैं। फर्टिगेशन अपन कर सकते हैं, है ना। हर्बिसाइड्स को अपन दे सकते हैं, अपन ने सारी बात कही है इसमें। ठीक है। रिड्यूसिंग अपन कहेंगे, इसमें भी अपना काम हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस को अपन नहीं रोक सकते, पर वेपोराइजेशन अपन रोक सकते हैं, वाष्पीकरण को अपन रोक सकते हैं, क्योंकि पानी हम प्लांट के पास दे रहे हैं, पूरी फील्ड पर दे नहीं रहे हैं, एक्स्ट्रा वाटर हमारा क्या हो रहा है, रुक रहा है। ये सब ड्रिप इरिगेशन के बेनिफिट्स है। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप, वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है, द अमाउंट ऑफ वाटर विच ए क्रॉप नीड्स कंप्लीट life cycle which healthy grow and development, the units of water requirement are centimeter mm। एक बात ध्यान रखना, इसमें पूरा दिया गया द अमाउंट ऑफ वाटर which a crop needs, मतलब क्रॉप की आवश्यकता के लिए जो पानी की जरूरतें हैं, है कि नहीं। कंप्लीट लाइफ साइकिल, पूरी की पूरी सालती मतलब लाइफ साइकिल को मेंटेन करते हैं, हेल्थी ग्रोथ करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए दो यूनिट, मतलब ये वाटर रिक्वायरमेंट्स कहलाती है। और वाटर रिक्वायरमेंट की यूनिट को हम लोग दो चीजों से, सेंटीमीटर हेक्टेयर और एमएम मिलीमीटर हेक्टेयर में मेजर करते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट के लिए ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखना है। एक हेल्थी प्लांट की ग्रोथ के लिए जो वाटर चाहिए उसे हम लोग वाटर रिक्वायरमेंट कहते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट के अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए फार्मूला है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप, अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय ए क्रॉप, मतलब एक क्रॉप के द्वारा कितना कंज्यूम किया गया, कितना उपयोग किया गया है ना। फिर अपना है क्वांटिटी ऑफ ड्राई मैटर ऑफ प्रोडक्ट्स, ड्राई मैटर मतलब उसके अंदर कितना शुष्क पदार्थ बना, उस क्रॉप के अंदर जो कुल ड्राई मैटर्स होते हैं वाटर को छोड़कर, उसके क्वांटिटीज की बात की गई है। दोनों को डिवाइड कर दिया गया है तो हमारा क्या निकल जाता है, वाटर रिक्वायरमेंट कर जाता है। चलिए अब फार्मूला वाटर रिक्वायरमेंट्स, अब क्या क्या जरूरत है उस प्लांट को अपनी लाइफ साइकिल को पूरी मेंटेन करने के लिए, जितना उसको चाहिए उसके लाइफ साइकिल को मेंटेन करने के लिए क्या क्या काम करेगा, वो हेल्थी ग्रोथ करने के लिए क्या क्या काम करेगा, तो उसको अपन ने कहा वाटर रिक्वायरमेंट। ई का मतलब होता है, क्या होता है, वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। क्या होता है, वेपोराइजेशन। ट्री का मतलब होता है ट्रांसपिरेशन। क्या होता है, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। एमयू मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस का बहुत सारी रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस होती है, रेस्पिरेशन होता है ना। ये मेटाबॉलिज्म शरीर के अंदर होने वाली रिएक्शन है, लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, इन सब में होने वाला जो लॉस है वह आईएल का मतलब आप लोग समझते हैं कि नहीं, इरिगेशन लॉस, इरिगेशन के दौरान हुआ वाटर की हानि, है ना। फिर WSU है ना, WSU का मतलब होता है वाटर ऑफ स्पेशल यूज, कुछ चीजों के लिए स्पेशल यूज किया जाता है। तो ये चीजें हमारा क्या कहलाता है, फार्मूला वाटर रिक्वायरमेंट्स कहलाता है। मतलब जितना भी प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को मेंटेन करेगा तो इन्हीं फॉर्म में करता है, इसलिए हम लोग इसको वाटर रिक्वायरमेंट का फार्मूला सूत्र भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन क्वेश्चंस पर आ रहे हैं। फार्मूला कंजप्शन ऑफ वाटर, क्या कंजप्शन होता है, तो वेपोराइजेशन, ट्रांसपिरेशन और मेटाबॉलिज्म, मतलब उसने खुद ने उपयोग इतना करता है, बाकी ये चीजें तो उसकी है ना, इरिगेशन लॉस मतलब जो हानि हो गई है वह, और यह जो पानी के द्वारा जो लॉस हो रहा है वो दोनों चीजें हैं, पर यूज तो कंजप्शन तो इतना ही कर पाया है। चलिए वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप, अलग अलग क्रॉप्स के लिए वाटर रिक्वायरमेंट पड़ती है। पेड़ी, यहाँ पर पेड़ी मतलब धान, धान के अंदर
143 से अपन ने कहा वाटर रिक्वायरमेंट को हम सेंटीमीटर हेक्टेयर्स में मेजर करते हैं। 143 से 167 सेंटीमीटर वाटर रिक्वायरमेंट होती है। वीट 62-80, कॉटन 62-80, शुगर केन 150 से 170। देखना, कंपेयर करना, हायर वाटर रिक्वायरमेंट किसकी है? शुगर केन की है। ठीक है, फिर सोयाबीन 60-70, पोटैटो, मतलब आप ये मान के चलें कि शुगर केन की वाटर रिक्वायरमेंट बहुत अधिक होती है। चलिए, फिर मेज का दिया गया है 40 से 50 सेंटीमीटर, है ना। इरिगेटेड सोरगम 40 से 60, ये है हाइब्रिड मेज के लिए है। सोरगम 45 to 60 सेंटीमीटर, बार्ले 20 से 25 ग्राम 15 to 20 सेंटीमीटर, ऑल पल्स 15 to 25 सेंटीमीटर इसके लिए जरूरत है। चलिए, अब अगला अपना टॉपिक आ रहा है क्रिटिकल स्टेज ऑफ द क्रॉप। क्रिटिकल स्टेज ऑफ क्रॉप्स। क्रिटिकल स्टेज क्या होता है? क्रिटिकल स्टेज का मतलब एक समझ लेना, क्रिटिकल स्टेज जब प्लांट को किसी चीज की रिक्वायर होती है और उसी समय उसको अपन पानी दे देते हैं, वो उसको क्या कहलाती है? क्रिटिकल स्टेज। यदि हम एक्स्ट्रा वाटर दे रहे हैं, जैसे 5 इरिगेशन है अपने पास, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन ऐसे दे दिए हमने, कंटिन्यू में दे दिए, तो वो क्रिटिकल स्टेज में नहीं आता। वो हमने एक टाइम टू टाइम ड्यूरेशन में दे दिया है इस टाइम पर, उससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। क्रिटिकल स्टेज में इरिगेशन नहीं करने पर, सिंचाई नहीं करने पर उत्पादन में भरपूर गिरावट आ जाती है। द स्टेज ऑफ ग्रो, है ना, जो प्लांट के लिए ग्रो करने के लिए जो स्टेज होती है, उसी स्टेज को मोस्ट सेंसिटिव स्टेज अपन कह सकते हैं। उस दौरान वो सारी रिएक्शंस करता है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, उसको बहुत ज्यादा वाटर की कंज्यूम करने की आवश्यकता है, ग्रहण करने की आवश्यकता है। उस दौरान दिया गया पानी उसके लिए उपयोग में आता है। उसी उपयोग में हुए पानी को उस दौरान जो पानी दिया जाता है वो क्रिटिकल स्टेज हो जाती है। क्या हो जाती है? क्रिटिकल स्टेज। यदि यहां पर यदि हम क्रिटिकल स्टेज पर यदि नहीं देते हैं तो 50% तक लेस क्या हो जाता है? पानी प्रोडक्शन का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। 50% तक क्या हो जाता है? उत्पादन कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो किसके लिए? प्रोडक्शन के इंक्रीज करने के लिए क्रिटिकल स्टेज पर जब उसको प्लांट की रिक्वायरमेंट है तभी हम क्या करें? सिंचाई दें। जैसा एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि आपके पास 5 सिंचाइयां है, 6 सिंचाइयां है। आपके पास गेहूं की फसल कितनी है? वीट्स की क्रॉप कितने दिन की है? 120 दिन की, 120 डे की है। आपने उसी को ले लिया जाए कि भैया 20 दिन की है, 6 सिंचाइयों की आवश्यकता है, मेरे पास 6 इरिगेशंस के लिए पानी अवेलेबल है, तो मैंने एक 20 डेज में दे दिया, फिर अगला 20 डेज में दे दिया, फिर अगला 20 डेज में दे दिया, अगला 20 डेज में, मतलब 20-20 दिन पर दिए जा रहा हूँ। कितना हो गया? 120 दिन हो गया। अब चूंकि मैंने तो बराबर पानी दिया है पर उत्पादन फिर भी क्या हुआ है? कम हुआ है। आपने सही टाइम पर पानी दिया है, वह सही टाइम पर यदि आप उतना ही पानी सही टाइम पर देंगे तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वही सही टाइम जो होता है वो क्रिटिकल स्टेज कहलाती है, जिसमें प्लांट को रिक्वायर्ड होती है। यदि वो नहीं दिया गया तो उसकी 50% या इससे ज्यादा भी क्या हो सकती है? प्रोडक्शन गिर सकता है। क्रिटिकल स्टेज ऑफ डिफरेंट क्रॉप, जैसे अलग अलग क्रॉप्स के लिए, पेड़ी के लिए, हालांकि पेड़ी के लिए अपन बात करें तो पानी में ही खड़ी रहती है, तो वो अपना कंज्यूम वहीं से वो कर सकता है। टिलरिंग स्टेज, जॉइंटिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, मिल्किंग स्टेज, डज स्टेज और मैच्योरिटी। टिलरिंग का मतलब होता है टीलर्स निकलते हैं, कल्ले फुटाव अपन कहते हैं। जॉइंटिंग, जॉइंट बनते हैं, है कि नहीं, गांठें बनती है, ये वाली फ्लावरिंग, फ्लावर्स आने के समय अपन करते हैं। मिल्किंग, दानों में दूध भरने के समय, जब मिल्क भर रहा होगा तब अपन करते हैं। डज स्टेज और मैच्योरिटी, ये 6 पेड़ी की मेन इरिगेशन की स्टेज है। अब आता है वीट है गेहूं, सीआरआई अवस्था, है ना, क्राउन रूट इंटिशंस, मतलब इसमें सीआरआई स्टेज पर ही इरिगेशन करना चाहिए। गेहूं की सबसे मोस्ट क्रिटिकल स्टेज 21 डेज में आती है, 21 दिन में आती है। इसमें हमने इरिगेशन नहीं किया तो 100% आप मान लेना तो उत्पादन आपका गिरना ही गिरना है। यदि आपके पास एक भी पानी है तो इसी अवस्था पर इरिगेशन हमें करना चाहिए। 21 डेज पे आने वाली ये सीआरआई अवस्था है, इसको पहली अवस्था पर ही हमें इरिगेशन करना है। 1 हो तो भी यही, 2 हो तो पहली यही, 3 हो तो भी यही, 4 हो तो भी पहली यही। हर इरिगेशन में इसी को अप्लाई करना ही है। पहली अवस्था को तो हमें करना ही, पहली स्टेप को तो हमें डालना ही है। फिर टिलरिंग, टिलर्स निकलते समय, कल्ले फुटाव के समय। जॉइंटिंग,
जब वो कांटे बनते लगे, फिर फ्लावरिंग, मिल्किंग और बड स्टेज, ये 6 स्टेप पर मैच्योरिटी भी अपन कह सकते हैं, मैच्योरिटी स्टेज। तो ये गेहूं की इतनी अवस्थाओं पर हमें क्या करना है, सिंचाई करना ही करना है। यदि आपके पास एक पानी है तो आप CRI पर कर दें, यदि आपके पास 2 पानी है तो पहली CRI पर कर दें, फिर दूसरा कब कर दें, फ्लावरिंग पर कर दें, है ना। 3 यदि पानी है तो एक CRI पर कर दें, दूसरा जॉइंटिंग पर कर दें, तीसरा फ्लावरिंग पर कर दें। इस प्रकार हम अलग अलग प्रकार से इरिगेशन कर सकते हैं, है ना। कॉटन बॉल फॉर्मेशंस, जब डोडे बनते हैं तब हम इरिगेशन करें। शुगर केन, है ना, जर्मिनेशन स्टेज वो जरूरी है। फॉर्मेटिव स्टेज, ग्रेन रोप, तो इसके लिए फॉर्मेटिव स्टेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटेटिव के लिए ट्यूबर फॉर्मेशन, इस दौरान यदि हमने इरिगेशन नहीं किया तो 50% तक गिरावट आ सकती है। अलग अलग लोगों की क्रिटिकल स्टेज है। सोयाबीन्स के लिए प्री फ्लावरिंग स्टेज और पोस्ट डेवलप। अब यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, कोई भी फसल जो लेग्यूम क्रॉप है, जैसे ग्राम है, सोयाबीन है, इन लोगों में कभी भी हम लोगों को फ्लावरिंग स्टेज पर इरिगेशन नहीं करना है। फ्लावर्स क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, इसलिए पहले ही फ्लावर आने के पहले ही हम लोगों को क्या कर देना है, इरिगेशन करना है। तो प्री फ्लावरिंग स्टेज और डेवलपमेंट स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज यहाँ से फिनिश हो गई है। मूंगफली के लिए, ग्राउंडनट के लिए पैकिंग स्टेज, मेज के लिए टेसलिंग है और सिल्किंग स्टेज है। टेसलिंग का मतलब होता है मेज के ऊपर का टेसल वाला जो पार्ट बनता है उसे टेसलिंग स्टेज कहते हैं, दूसरी सिल्किंग स्टेज। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज टेसलिंग कहलाती है। शोरगम टिल्डिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज। ग्राम में प्री फ्लावरिंग स्टेज, पोस्ट डेवलपमेंट। देखो सेम हो रही है पोड और सोयाबीन्स की। बार्ले टिल्डिंग स्टेज, जॉइंटिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज। ऑल पल्स के लिए प्री फ्लावरिंग और पोड, मतलब ऑल पल्स के लिए हम लोग प्री फ्लावरिंग और पोड स्टेज अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ बचे हैं, इसको अपन बात कर लेते हैं। चैप्टर फिनिश होने वाला है ना। इसी के साथ आप इसी चैनल को देखने के लिए लगातार सब्सक्राइब करते रहें, अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। परफेक्ट एग्रीकल्चर आपके लिए 100% रिजल्ट देने की काबिलियत रखता है, पूरी तरह से देता है। यहाँ के हर फैकल्टीज आपके लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। इंडिया कितने क्लाइमेटिक जोन्स में है, 15, पर ICAR ने इसको डिवाइड कर रखा है कितने, 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में। ICAR समझते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी संस्था है यह, जो सारे गवर्नमेंट कोर्सेज और ये सब चीजें अप्लाई करने का काम किसका होता है, एग्रीकल्चर ICAR को होते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ MP 33.33% इरिगेटेड, जो इंडिया का टोटल एरिया है वो 42% है। तो ड्राई एरिया कितना बचा है इंडिया का, 60% है कि नहीं, अपना है 58 to 60%। ये दोनों ही क्वेश्चंस कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में बनते हैं। टोटल एरिया इरिगेटेड कितना है, तो 40 से 42, और ड्राई कितना होता है, 58 से 60% ड्राई एरिया है। कैनाल इज द लार्जेस्ट इरिगेशन सोर्स ऑफ इंडिया, 45 ऑफ टोटल इरिगेशन ऑफ वाटर, मतलब कैनाल्स के द्वारा हम 45% तक क्या कर सकते हैं, अकेला इरिगेशन करते हैं। वेपोराइजेशन सबसे ज्यादा वेपर करता है ना। वेपोराइजेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण, वाष्प के रूप में पानी का हानि होना, लॉस होना, ठीक है। ट्रांसपिरेशन, एक ट्रांसपिरेशन है ना, वाष्पोत्सर्जन, ये क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। स्टोमेटा के द्वारा या स्किन्स के द्वारा, प्लांट के द्वारा वेपर्स को क्या कर दिया जाता है, वेपर के फॉर्म में वाटर का क्या किया जाता है, लॉस होता है। वो जो हानि हो रही है या वो यूटिलाइज करने के बाद जो वाटर बाहर निकल रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांस। इफेक्टिव रेनफॉल की बात चल रही थी। इफेक्टिव रेनफॉल में इज द मेथड, है ना, इट इज द पार्ट्स ऑफ रेनफॉल, मतलब रेनफॉल के द्वारा जो पानी जमीन पर गिराया गया है उसमें क्रॉप ने कितना उपयोग कर लिया है, वो उपयोग किया गया जो पानी है वो इफेक्टिव रेनफॉल कहलाती है। स्प्रिंकलर मेथड और कंज्यूम इन वर्ल्ड कम्स इन वर्ल्ड, कब आया स्प्रिंकलर मेथड, इजराइल्स के द्वारा लाया गया है 1943 में इसको डिस्कवर्ड किया गया था वर्ल्ड के अंदर। इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट मतलब प्लांट्स को जब यूज होगा पानी का और तब हम देंगे उसे इरिगेशन रिक्वायरमेंट कहते हैं। हाईएस्ट इरिगेशन एरिया अंडर ऑल द क्रॉप, है ना, शुगर केन क्रॉप 92.7%, वीट 88.1%, मस्टर्ड 67%। ये अपनी इरिगेशन क्या है, हाईएस्ट अंडर इरिगेशन क्रॉप है, इतना इरिगेशन को रिक्वायर्ड होती है ना। सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू
फॉर वॉचिंग परफेक्ट एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल्स के अंदर, है ना। साथ ही आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझने के लिए ये वीडियो बेहतर लगेगा। आप कई सारी कंपटीशन एग्जाम्स इसके द्वारा तैयार कर सकते हैं। इन्हीं वीडियोस को देखकर हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि अभी MPPAT की डेट्स फिर से आगे पोस्टपोन हो चुकी है प्रेजेंट टाइम्स में, पर आगे जाकर आपके लिए यह ध्यान रखें कई सारे क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी लेके आने वाले हैं ड्रेनेज, जिसको हम कल आपके लिए अप्लाई